हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। सब कैसे हैं? भगवान से प्रार्थना है सब सकुशल रहें, सब स्वस्थ रहें। ठीक है, आज हम लोग एक टॉपिक देखेंगे बीएसटी का, बिजनेस स्टडी का एक टॉपिक देखेंगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वित्तीय प्रबंध। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा और इसके बाद बुक्स में रीड कीजिएगा। कोई भी राइटर का बुक हो, चैप्टर निकाल के पढ़िएगा तो आप लोग को इसका बेनिफिट्स मिलेगा। ठीक है, तो आज का टॉपिक क्या है हम लोग का? वित्तीय प्रबंध, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में देखिए दो शब्द हैं, एक है फाइनेंस और एक है मैनेजमेंट। फाइनेंस का मतलब क्या हो गया? वित्त, धन, पैसा। और मैनेजमेंट का मतलब क्या होगा? उसको व्यवस्थित करना। यानी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो मेन फंक्शन है कि व्यवसाय में जो धन आता है या व्यवसाय में जो धन लगा होता है, जो मनी लगी होती है या जो मनी की रिक्वायरमेंट है और जो उसका यूजेज है, उसको सही तरीका से मैनेज करना, प्रबंधित करना, ताकि व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाया जा सके और व्यवसाय के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके। ठीक है, तो आज इस चैप्टर का हम लोग देखेंगे, इसमें क्या क्या डेफिनेशंस है, कुछ कुछ हमसे बताते जाएंगे और उसको आप लोग बुक से फिर याद करते जाइएगा, समझने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है ना? तो वित्तीय प्रबंध में किसी भी व्यवसाय में फाइनेंस की व्यवस्था कैसे करनी है, क्या सोर्स होना चाहिए, क्या यूजेज होना चाहिए, ये सारा निर्धारण फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम लोग को करना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले एक बात समझिए कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंस किसी बिजनेस में कितना है, जितना एक ह्यूमन बॉडी में ब्लड का। अगर किसी व्यक्ति के शरीर में खून न हो तो व्यक्ति जीवित रह सकता है? 1 मिनट भी नहीं जीवित रह सकता है। उसी तरह व्यवसाय में अगर वित्त का मैनेजमेंट, वित्त ना हो तो व्यवसाय नहीं चल सकता। और अगर मानव शरीर में खून है लेकिन उसका मैनेजमेंट सही तरीका से नहीं होता है, इसका मतलब क्या है कि जैसे ब्लड को हार्ट पंप करके मस्तिष्क में भेजता है और मस्तिष्क उसको हर एरिया में जहाँ उसकी रिक्वायरमेंट है टाइमली कंटिन्यू भेजता रहता है, जिससे हमारा शरीर सुचारू रूप से चलता रहता है। अगर किसी भी एक जगह में ब्लड सर्कुलेशन में कमी आ जाएगी तो शरीर में बीमारियां शुरू हो जाती हैं। जैसे हार्ट अटैक, हार्ट में अगर ब्लड कम पहुंच रहा है तो क्या हो जाएगा? हार्ट अटैक आ सकता है। तो मतलब जिस तरह शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन सुचारू रूप से चलता है तो शरीर स्वस्थ रहता है, इसी तरह किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में अगर फाइनेंस का मैनेजमेंट सही तरीका से होगा तो बिजनेस सुचारू रूप से कंटिन्यूअस चलता रहेगा और ग्रो करता रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग को इसमें देखना है डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट।
ठीक है। तो एक डेफिनेशन हम बता रहे हैं हार्वर्ड एवं उपटन। इसके अनुसार वित्तीय प्रबंध के आशय नियोजन एवं नियंत्रण कार्यों को वित्तीय कार्य पर लागू करना है। मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द एप्लीकेशन ऑफ द प्लानिंग एंड कंट्रोल फंक्शन ऑफ द फाइनेंस फंक्शन। ठीक है ना। यानी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम है कि एक तरह से प्लानिंग करे और कंट्रोल का काम करे। ठीक है। क्योंकि वित्त का प्लानिंग करना और उसको नियंत्रित करना ये दोनों ही बहुत जरूरी है। ठीक है ना। तो आप लोग डेफिनेशन में से कोई भी 2 डेफिनेशन देख सकते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वित्तीय प्रबंध की भूमिका। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या रोल्स है। ठीक है ना। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सबसे पहला काम है चालू संपत्तियों का निर्धारण करना, यानी डिटर्मिनेशन ऑफ करेंट एसेट्स। ठीक है। अब करेंट एसेट्स क्या होता है ये तो सबको पता है कि किसी भी व्यवसाय में शॉर्ट टर्म के लिए जो एसेट्स यूज किया जाता है और जिसका बेनिफिट शॉर्ट टर्म के लिए रहता है उसे हम लोग बोलते हैं करेंट एसेट्स, जो कि विद इन 1 ईयर के लिए यूज होता है। जैसे करेंट एसेट्स में क्या आता है, स्टॉक है, कैश है, बैंक है, ट्रेड रिसीवेबल्स है, बिल्स रिसीवेबल्स है, ये सारे मेरे क्या है करेंट एसेट्स है। ठीक है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो रोल है वो ये देखना है कि व्यवसाय में करेंट एसेट्स कितना होना चाहिए, कितनी मात्रा में होना चाहिए और किस किस हेडिंग में कितना अमाउंट होना चाहिए। जैसे कैश का रिक्वायरमेंट मेरे बिजनेस में कितना है, मान लेते हैं कैश का रिक्वायरमेंट मेरे पास में 10 लाख का है, लेकिन मेरे पास कैश 1 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि हमारा कैश का सही यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, यानी कि हाँ मैनेजमेंट सही नहीं है। या मेरे पास कैश का रिक्वायरमेंट 10 लाख है लेकिन मेरे पास कैश 10,000 20,000 ही है, इसका मतलब मेरे पास क्या है अंडर कैश है। तो मेरी कैश की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए मेरी क्षमता नहीं है, तो जब मेरे पास अपॉर्चुनिटी आएगी तो हम उसका फायदा नहीं उठा पाएंगे। तो न ओवर होना चाहिए न अंडर होना चाहिए। एक एस्टिमेट बिजनेस कंसर्न को डिसाइड करना होता है और उसी के बेस पे उतना करेंट एसेट्स में अमाउंट रखना चाहिए। तो सबसे पहला चीज क्या है, चालू संपत्तियों का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ करेंट एसेट्स। दूसरा क्या है, अस्थायी संपत्तियों का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स क्या होता है ये सबको पता है कि किसी भी संस्थान में जो लंबे समय तक यूज करने के लिए संपत्तियां खरीदी जाती है वो फिक्स्ड एसेट्स के अंतर्गत आती है, जिसका बेनिफिट मुझे सालों साल मिलता है, 5 साल 7 साल 10 साल या उससे भी ज्यादा। डेफिनेशन के कैटेगरी में हम लोग इसको बोल सकते हैं कि वैसा एसेट्स जो विद इन 1 ईयर यूज होता है शॉर्ट टर्म करेंट एसेट्स, और जो मोर देन 1 ईयर वो लॉन्ग टर्म फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है। तो फिक्स्ड एसेट्स में क्या आता है, लैंड। सबसे पहले बिजनेस के लिए मेरे को क्या चाहिए, लैंड ले ली तो बिल्डिंग बनाना होगा, प्लांट, मशीन, फर्नीचर्स, फिक्चर्स, ये सारे मेरे क्या है फिक्स्ड एसेट्स, जिसमें मेरे को लंबे समय तक इन्वेस्ट, लंबे समय तक इसका बेनिफिट मेरे को मिलता है। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट आता है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, जो मेरे पास वित्त को लेना है उसका अनुपात क्या होगा, मतलब कितना लॉन्ग टर्म का अनुपात रहेगा, कितना शॉर्ट टर्म का अनुपात रहेगा मेरा। जैसे मान लेते हैं कि मेरे बिजनेस में मेरे को 1 करोड़ रुपया चाहिए। अब इस 1 करोड़ रुपया में से लॉन्ग टर्म के लिए मेरे को कितना पैसा चाहिए,
शॉर्ट टर्म के लिए मेरे को कितना पैसा चाहिए। तो ये अनुपात निर्धारण करना भी जरूरी है, क्योंकि उसी बेस में फिर हम लोग उसको एक्सपेंड करते हैं बिजनेस के प्लान्स को। ठीक है ना। इसके साथ ही मेरे को ये देखना है कि दीर्घकालीन जो फाइनेंस होंगे, वित्त होंगे, उसके लिए क्या सोर्स मेरा हो सकता है। मतलब लॉन्ग टर्म फाइनेंस का क्या सोर्स होगा, किस सोर्स से हम लोग ये पैसा इकट्ठा करेंगे। तो बेसिकली फाइनेंस के लिए हमारे पास क्या क्या सोर्स हो सकते हैं। सबसे पहला तो किसी भी कंपनी के लिए सोर्स का माध्यम है शेयर्स। कंपनी शेयर्स कैपिटल के द्वारा पैसा इकट्ठा करती है। तो शेयर्स में भी इक्विटी शेयर्स है, प्रेफरेंस शेयर्स है। इसके बाद आता है डिवेंचर्स, इसके बाद आता है लोन्स, इसके बाद आता है बैंक से लोन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन, पब्लिक डिपॉजिट्स। ये डिफरेंट तरह के सोर्स ऑफ फाइनेंस है। तो हमें ये देखना है कि ये सोर्स ऑफ फाइनेंस हम लोग कहाँ से लेंगे और कितना लेंगे, क्योंकि किसी भी फाइनेंस का मेरा क्या होता है, कॉस्ट होती है, लागत होती है। वो लागत फाइनेंस के अमाउंट को निर्धारित करने में सहायता करती है। मतलब डिसीजन लेने में कॉस्ट फैक्टर को ध्यान में रखना जरूरी रहता है। जैसे अगर बैंक से लोन लेंगे तो हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है ना। डिवेंचर इशू करेंगे तो डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। प्रेफरेंस शेयर इशू करेंगे तो उसे डिविडेंड देना पड़ेगा। इक्विटी शेयर्स में डिविडेंड देना पड़ेगा। तो ये सारी जो लागतें हैं, किस सोर्स में लागत कितनी है और उसका कितना बेनिफिट्स है, ये सारा कुछ देखते हुए हमें बिजनेस के लिए फाइनेंस की व्यवस्था करनी पड़ती है और लॉन्ग टर्म फाइनेंस के सोर्स का निर्धारण करना पड़ता है। इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम वेरियस आइटम्स, इसका भी मेरे को निर्धारण करना पड़ता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के रोल में। तो बेसिकली फाइनेंशियल मैनेजमेंट की भूमिका है चालू संपत्ति का निर्धारण करना, अस्थायी संपत्ति का निर्धारण करना, ये किस अनुपात में होगी, किस सोर्स से प्राप्त की जाएगी और प्रॉफिट्स में क्या इनका योगदान रहेगा। ये सारा मेरा आ जाता है रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। इसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वित्तीय प्रबंध के उद्देश्य। आखिर वित्तीय प्रबंध का उद्देश्य क्या है। तो बेसिकली यहां देखा जाए तो हम लोग इसमें दो मेन पॉइंट्स मान के चलते हैं। एक है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, एक है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या है, ये काफी इंपॉर्टेंट है और थ्योरी के लिए ये पूछने का, क्वेश्चंस में आने का चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और याद रखिएगा। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का मतलब क्या है, कोई भी बिजनेस हम स्टार्ट करते हैं, क्या सोच के स्टार्ट करते हैं कि मेरे को लाभ कमाना है, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना है। क्योंकि अगर हम कोई काम कर रहे हैं उसके पीछे मेरा कोई प्रॉफिट या मोटिव नहीं है, पहले भी हम बताए थे, विदाउट मोटिव के कोई काम सुचारू रूप से नहीं किया जा सकता है। तो मेरा बिजनेस करने का उद्देश्य है लाभ कमाना। तो जितना ज़्यादा लाभ होगा उतनी ज़्यादा मेरे में क्या आएगी, एनर्जी आएगी, उतना ज़्यादा काम करने में मेरा मन लगेगा। ठीक है। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इसी मान्यता को लेके चलते हैं कि मेरे को बिजनेस में अधिक से अधिक लाभ हो, और ये लाभ होगा तो उसके फायदे भी वो समाज में दे सकता है। मान लीजिए कि अगर आज लॉकडाउन की स्थिति है, आप लोग देख ही रहे हैं, तो लॉकडाउन की स्थिति में समाज में गरीब तबकों के लिए बिजनेसमैन, बहुत सारी संस्थाएं, समाज सेवी लोग आगे आके अपना योगदान दे रहे हैं। वो कैसे ये योगदान दे पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बिजनेस में लाभ कमाया है, धन संचय किया है।
तो जरूरत के समय में वो समाज कल्याण के काम में भी उसे खर्च कर पा रहे हैं। अगर मेरे पास कुछ होगा ही नहीं तो हम आपको देंगे क्या? तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का उद्देश्य यही रहता है कि बिजनेस में अधिक से अधिक लाभ कमाया जाए, इसी उद्देश्य को लेके चलता है। तो इसके पक्ष में क्या क्या तर्क हैं और इसके विपक्ष में क्या क्या तर्क हैं, ये देखना जरूरी है। तो इसके पक्ष में तर्क है, लाभ व्यवसाय की आर्थिक क्षमता एवं कुशलता का मापदंड है। किसी भी बिजनेस की सफलता या उसकी कुशलता का पता उसके प्रॉफिट से ही लगता है। अगर कोई व्यवसाय कर रहा है उसमें लाभ नहीं होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे कि उसको बिजनेस करना नहीं आता है और एक दो साल में वो बिजनेस खुद बंद कर देगा। लेकिन अगर लाभ होगा तो वो क्या है, कंपनी की पहचान भी बनती है और ये पता चलता है लंबे समय तक ये कंपनी बिजनेस कर पाएगी। तो आर्थिक क्षमता और कुशलता का मापदंड है लाभ। इसके अलावा दूसरा पॉइंट है, इससे संसाधनों का कुशलतम आवंटन संभव हो पाता है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की थीम को लेते हैं तो किसी भी बिजनेस में संसाधन रिसोर्सेस सीमित होते हैं, तो वो सीमित रिसोर्स का उचित आवंटन संभव हो पाता है। इसके अलावा भविष्य में होने वाली हानियों से भी मुकाबला करने में सक्षम हो पाते हैं और सामाजिक कल्याण के लिए भी अपना योगदान दे पाते हैं। इसके विपक्ष में क्या तर्क हैं कि लाभ की अवधारणा सामाजिक हितों के लिए हमेशा प्रतिकूल होती है और लाभ कमाने के लिए शोषण की प्रवृत्ति जन्म लेती है। इसके अलावा इसके विपक्ष में तर्क दिया जाता है कि जहां लाभ ज्यादा होगा वहां जोखिम भी ज्यादा होगा, क्योंकि बिजनेस की ये रूल ही है, मोर प्रॉफिट मोर रिस्क, लेस प्रॉफिट लेस रिस्क। हम जितना ज्यादा जोखिम उठाएंगे उतना ज्यादा लाभ कमा सकते हैं। जितना रिस्क लेने की क्षमता मेरे में कम होगी, लाभ की संभावना भी उतनी ही कम हो जाएगी। तो ये अपने अपने पक्ष और विपक्ष में तर्क दिए गए हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। दूसरा कैटेगरी आता है, उद्देश्य जो है वो है मेरा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, यानी कि संपदा को अधिकतम करना। आज बेसिकली हम लोग प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की जगह वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पे ज्यादा ध्यान देते हैं। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में केवल प्रॉफिट ही नहीं बल्कि कस्टमर्स और सर्विस, इसको भी प्रेफरेंस दिया जाने लगा है। आज कंपटीशन का युग है, टेक्नोलॉजी काफी डेवलप हो गई है। कस्टमर ये चाहता है कि मुझे सारा बेनिफिट घर बैठे मिले और आफ्टर सेल सर्विस मतलब हम लोग कोई भी, जैसे टीवी खरीदते हैं, फ्रिज खरीदते हैं, मोबाइल खरीदते हैं, तो हम लोग क्या चाहते हैं, इसमें किसी प्रकार की कोई भी खराबी हो, किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम्स आए तो उसकी सर्विस मुझे घर बैठे मिल जाए और वो मुझे ठीक करके दे दे। तो जिस कंपनी की ये सर्विस अच्छी होती है हम उसी कंपनी का प्रोडक्ट खरीदने का प्रयास करते हैं। तो ये है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की पद्धति, यानी यहाँ पे प्रॉफिट के अलावा कस्टमर्स को सेटिस्फेक्शन ध्यान में रखते हुए पॉलिसी तैयार की जाती है, जिससे कि लंबे समय तक बिजनेस में प्रॉफिट कमाया जा सके और लाभ को धीरे धीरे करके आगे बढ़ाया जा सके। इसके अलावा अन्य उद्देश्य भी कुछ हैं, अदर ऑब्जेक्टिव्स,
कि न्यूनतम लागत पर पर्याप्त कोष को प्राप्त करना, सफिशिएंट फंड एट मिनिमम कॉस्ट, कोषों की सुरक्षा सुनिश्चित करना यानी कि सेफ्टी ऑफ फंड, वित्त का नियंत्रण करना यानी फाइनेंशियल कंट्रोल। ये सारे मेरे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं। इसके बाद फिर क्या है कि टॉपिक्स है फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या फंक्शंस है, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप लोग को जितना भी बताए हैं इसको आप लोग बुक में रीड कीजिएगा, पढ़िएगा ध्यान से, ठीक है, और सब कोई नोट्स तैयार कर लीजिएगा। और फिर एक बार बता देते हैं कि ये वीडियो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सबके पास जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा पहुँच जाएगी, और जिसको भी ज़रूरत हो उसको ये वीडियो आप शेयर कर सकते हैं ताकि वो लोग भी पढ़ सकें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो इसके आगे टॉपिक्स पे हम लोग बनाएंगे। ओके, बाय।